Hello everyone, good evening. Good evening to all. I am Pooja and welcome back to this amazing platform. आज के इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। मई मंथ के थर्ड वीक के सभी बैंकिंग करेंट अफेयर्स। आई नो अभी आप लोगों का एसबीआई एग्जामिनेशन है, उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका सेबी एग्जामिनेशन होगा, नाबार्ड होगा, आरआरबी, आईबीपीएस, कई सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट के अपने एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे आपको बैंकिंग से संबंधित जो भी करेंट अफेयर्स है वो पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में थर्ड वीक ऑफ मई में अगर कोई सेबी ने सर्कुलर पास किया है, आरबीआई ने कोई सर्कुलर पास किया है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई नए इनिशिएटिव्स हैं जिसमें बजट का अलॉटमेंट किया गया है, वर्ल्ड बैंक का कोई इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, वो सारी बातें, प्लस हमारे जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उन्होंने कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है, बड़े आराम से देखना है। अगर कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी होती जो आपको समझ में नहीं आई तो कोई टेंशन मत लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी उस संबंधित टर्म से आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वो सभी फ्रेंड जो किसी भी बैंकिंग बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे इस तरीके की क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब क्लास होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और क्लास की पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ अप्रैल मंथ की जो बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन है वो भी आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, केवल 20 रुपीज में है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं 11 से लेकर 17 ऑफ मई तक के सभी बैंकिंग इनिशिएटिव्स के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका नाम है एसबीआई। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स में बताया है कि हमारे देश के जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको 1.78 लाख करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 70,000 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये सारी बातें अभी हम फर्दर डिस्कशन भी करेंगे। तो एसबीआई जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आपके भी गांव में शहर में एसबीआई की ब्रांचेस होगी जहां पे स्टाफ काम करता है। तो अपने एम्प्लॉय को, जो एसबीआई के एम्प्लॉयज हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर नेक्स्ट लीप एंड सुपर एसबीआई ग्रेट टू ग्रेटर इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो एसबीआई लॉन्च लार्जेस्ट स्टाफ एंगेजमेंट इनिशिएटिव टू एम्पावर वर्कफोर्स। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत एसबीआई ने की है। इन प्रोग्राम का नाम है नेक्स्ट लीप एंड सुपर एसबीआई ग्रेट टू ग्रेटर। इसके अंदर 2.3 लाख जो एम्प्लॉयज हैं उनको फ्यूचर के लिए स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि नेक्स्ट लीप क्या है और किसने इसकी शुरुआत की है। इसका ऑब्जेक्टिव या एम क्या हो जाएगा? टू मेक एम्प्लॉय फ्यूचर रेडी थ्रू द कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, सीएस शेट्टी आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर है राणा आशुतोष कुमार सिंह, अश्विनी कुमार तिवारी, रमा मोहन राव और विनय एम तोनसे, ये आपको मैनेजिंग डायरेक्टर मिल जाएंगे एसबीआई में। नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हम एक सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। सेबी प्रपोज रिलीफ फॉर एफपीआई इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड अंडर द वीआरआर एंड एफएआर। वीआरआर का मतलब होता है वॉलेंट्री रिटेंशन रूट, वीआरआर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? वॉलेंट्री रिटेंशन रूट, और एफएआर का मतलब क्या होता है? फुली एक्सेसिबल रूट। इसके जरिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो एफपीआई, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए गए हैं बाय द सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रपोज रेगुलेटरी रिलैक्सेशन फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग सोलली in Indian government bond under the voluntary retention route and fully accessible route। ठीक है, अब आखिरकार ये दोनों रूट्स होते क्या हैं, किसके, इनके द्वारा कैसे एफपीआई इन्वेस्टमेंट होता है? तो सबसे पहले बात करेंगे वॉलेंट्री रिटेंशन रूट के बारे में। तो वॉलेंट्री रिटेंशन रूट एक प्रकार का डेट मार्केट है जहां पर एफपीआई, फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलता है। VRR is a special way for the foreign investment like a foreign bank, mutual funds, etc.
टू इन्वेस्ट इन द इंडियन डेट मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपका इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो वॉलेंट्री कमिट करते हैं कि वो अपनी मिनिमम मतलब अपनी मनी को भारत में मिनिमम 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे। मतलब जो एफपीआईज होते हैं उनका पैसा 3 सालों तक भारत में रहेगा अंडर द वीआरआर, ठीक है, और इंडिया के डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। इन रिटर्न दे गेट रिलैक्स्ड रूल हेल्पिंग ब्रिंग स्टेबल लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। अब एफएआर क्या होता है? तो एफएआर में कोई भी लिमिट्स नहीं होती है। एफएआर मतलब फुली एक्सेसिबल रूट, ये भी आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक रूट होता है। तो एफएआर इज अ चैनल एस्टेब्लिश्ड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है टू अलाउ नॉन रेसिडेंट to invest in certain government security without any restrictions or limit on the amount they can invest। तो यहाँ पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं होती है कि आप गवर्नमेंट मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जिसकी लिस्ट आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड की जाती है इन द एफएआर। तो एफएआर और आपको वीआरआर ये दोनों रूट होते हैं जिसके जरिए इंडिया के डेट मार्केट में इंडिया की गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एफपीआई का इन्वेस्टमेंट भारत में होता है। तो इसके लिए यहाँ पे सेबी ने कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं। सेबी ने क्या बोला है कि जो एनआरआई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब ओसीआई पर्सन एंड रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल है, वो इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एफपीआई के जरिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। करेंटली जो एनआरआई, ओसीआई, आरआई कंट्रीब्यूटर हैं उनको 25% लिमिट है पर इन्वेस्टर एंड 50% वो इन्वेस्ट करते हैं यूजिंग द एफपीआई। लेकिन यहाँ पे जो रूल्स बताए हैं ये आरआई मतलब जो रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स हैं, जो रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए कंटिन्यूसली रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, लेकिन एनआरआईज के लिए, ओसीआईज के लिए एफपीआई करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। जनरली यहाँ पे आरआई क्या होते हैं? मतलब रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल वो होते हैं जो किसी भी फिजिकल ईयर में मिनिमम 182 डेज भारत में स्पेंड करते हैं, उनको हम रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मालदीव बाय रोलिंग ओवर $50 मिलियन ट्रेजरी बिल। अभी हम ट्रेजरी बिल को ध्यान से समझेंगे कि कितने प्रकार के ट्रेजरी बिल होते हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। तो टी बिल से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द टी बिल मालदीव को $50 मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है थ्रू द एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से। तो इंडिया हैज वंस अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स कमिटमेंट to regional economy stability by extending $50 मिलियन ट्रेजरी बिल held with a Maldives for another year। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से रोल आउट किया गया है $50 मिलियन का टी बिल। किसको दिया गया है? मालदीव की गवर्नमेंट को। तो आपको याद रखना है लोन कितना है? $50 मिलियन का है। ट्रेजरी बिल इशू किया गया है किसके लिए? बाय द मालदीव फाइनेंस मिनिस्ट्री। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द टी बिल। तो टी बिल भी एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है, मतलब आपको इसमें कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट को कैरी नहीं करना पड़ता। दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड आर यूज्ड टू रेज शॉर्ट टर्म फंड। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म फंड रेज करना चाहता है, गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फंड रेज करना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई टी बिल इशू करता है जो कि 90 डेज का हो सकता है, 364 डेज का हो सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या मिल जाता है? यहाँ पे आप फंड को रेज कर लेते हैं। ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है जिसमें आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट कैरी नहीं करना पड़ता। टी बिल जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए जाते हैं। जब इनकी मैच्योरिटी हो जाती है तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं। पहली बार जो टी बिल था वो 1917 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। टी बिल का जो टेन्योर होता है वो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज की मैच्योरिटी पीरियड होती है। मतलब लोअर देन 1 ईयर के जो बिल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो टी बिल होते हैं। टी बिल जो होते हैं वो लोअर प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस पे जाते हैं और फिर जब इनको मैच्योर हो जाते हैं तो फेस वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपए का होता है, मल्टीपल ऑफ 25,000 रुपीज में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। जीरो कूपन नेचर होता है, मतलब नो इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट बैक्ड टी बिल होते हैं, तो लॉसेज होने के चांसेस नहीं होते, तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलिए फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अप्रैल मंथ की जो बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन है वो अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। साथ ही साथ अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है जिसमें 300 एमसीक्यू और पूरे अप्रैल मंथ के 1 लाइनर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये मैगजीन भी आपको अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। ठीक, चलो नेक्स्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उन्होंने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया है, जिसमें बताया जाता है कि हमारे देश का आईएमआर एमएमआर कितना है, और बताया गया है कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में हमारे देश का जो एमएमआर और आईएमआर है वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। आईएमआर का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन टर्म्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं वो बच्चे जिनको नहीं पता। तो पहला टर्म होता है टीएफआर। टीएफआर का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि हमारे देश में 2 है। मतलब ऑन एन एवरेज कोई भी लेडी अपने पूरे जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है वो उसका टीएफआर रहता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ऑन एन एवरेज 2 आपको देखने को मिलेगा, मतलब एवरेज कोई भी महिला अपने जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म दे रही है। नेक्स्ट बात करेंगे एनएमआर। एनएमआर का मतलब होता है न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। मतलब यहाँ पे जब किसी बच्चे का जन्म होता है और स्टार्टिंग 28 डेज में, मतलब पहले महीने की बात हो रही है, स्टार्टिंग 28 डेज में जिन बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000 बर्थ, उसे हम एनएमआर कहते हैं। पर 1000 लाइव बर्थ 28 डेज में जितने बच्चों की डेथ हो जाती है वो एनएमआर होता है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? 1 साल से कम का बच्चा, 1000 बर्थ होने पर 1 साल से कम कितने बच्चों की डेथ होती है वो आईएमआर कहलाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पे जो हमारे देश का एमएमआर है वो 93 पर लाख लाइव बर्थ है। मतलब 1 लाख बच्चों के जन्म देने पर 93 महिलाओं की, उनकी मदर्स की डेथ हो जाती है। तो हमारे देश का जो एमएमआर है वो 93 पर लाख लाइव बर्थ है। हमारे देश का जो आईएमआर है वो 27 पर 1000 लाइव बर्थ है। मतलब 1000 लाइव बर्थ पर 27 बच्चों की डेथ 1 साल के अंदर हो जाती है। एनएमआर हमारे देश का 19 पर 1000 लाइव बर्थ है और टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है। वही सेक्स रेशियो एट बर्थ 9:13 है। मतलब पर 1000 बॉय होने पर 9:13 फीमेल होती हैं, गर्ल होती हैं, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे ये अलाइन है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिफाइन किए गए थे और उनको 2030 तक अचीव करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है कि जो एमएमआर होता है वो 70 होना चाहिए, जबकि हमारे देश में कितना है? 93 है। मतलब अभी हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव नहीं किया है। हमारा जो एनएमआर है वो कितना है? 27 है, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है कि 12 होना चाहिए। तो हमने एनएमआर को भी अचीव नहीं किया है। लेकिन हमारे देश में 8 ऐसे स्टेट है जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट को एमएमआर के लिए अचीव कर लिया, जैसे कि केरला में केवल 20 है, महाराष्ट्र में 38 है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटका आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 10 ईयर्स ऑफ जन सुरक्षा स्कीम। तो यहाँ पे हमारे देश की 3 इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिनका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इन तीनों योजनाओं को रिसेंटली 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इन तीनों योजनाओं को कोलकाता से 9 मई को 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च हुई है? ये वेस्ट बंगाल से लॉन्च हुई है। एक एक करके इन तीनों स्कीम को जान लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो 1 ईयर के लिए होती है, लेकिन आप इसे बार बार ईयर ऑन ईयर रिन्यू करा सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है और अगर आपका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 50 साल से पहले आपको एनरोलमेंट करना जरूरी है। ये आपको लाइफ कवरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, 2 लाख रुपए इन द केस ऑफ डेथ। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर्स को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन आपको 436 रुपीज पर एनम प्रीमियम पे करना होगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है, 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन आप इसको अगेन ईयर ऑन ईयर रिन्यू करा सकते हैं। इसका जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो 20 रुपीज पर एनम होता है। अगर कोई भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है और डिसेबल हो जाता है, तो डिसेबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक परमानेंट होती है और एक पार्शियल डिसेबिलिटी होती है। तो पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख रुपीज और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में 2 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में है, वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर एनरोलमेंट कर सकता है। नेक्स्ट आती है अटल पेंशन योजना। ये भी गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम है। हमारे देश में वो सभी लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनकी पेंशन की व्यवस्था अटल पेंशन योजना में की गई है और इसको रेगुलेट करने का काम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है। ठीक है, कोई भी बैंक अकाउंट में आप अपना अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है और अगर आप टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं। तो इसमें जब 60 साल के आप हो जाते हैं तो आपको मंथली पेंशन मिलती है, डिपेंड्स ऑन योर प्रीमियम। मंथली पेंशन 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की हो सकती है, आपके प्रीमियम पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंक्रीज द क्रेडिट गारंटी फॉर स्टार्टअप टू 20 करोड़ रुपीज। अब हमारे देश में क्रेडिट गारंटी स्कीम चलती है फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई भी स्टार्टअप, कोई भी मतलब आदमी है जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है अपने गारंटी पे। जो हमारी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसके अंदर पहले 10 करोड़ रुपीज तक का गारंटी प्रोवाइड की जाती थी, इसको बढ़ाकर 20 करोड़ रुपीज कर दी गई है बाय द DPIIT, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द क्रेडिट गारंटी टू एलिजिबल स्टार्टअप अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप टू 20 करोड़ रुपीज फ्रॉम द प्रेजेंट 10 करोड़ रुपीज पर बोरोवर। इसको हैंडल करने का काम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड करता है, मतलब DPIIT नोडल एजेंसी है जो कि इंप्लीमेंट करती है स्टार्टअप इंडिया स्कीम को। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो डिफॉल्ट जो कवरेज है, अगर आप 10 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं तो 85% का आपका कवरेज होगा। और अगर आपका लोन कवरेज जो है वो, अगर आपने लोन जो है वो अगर आप देखेंगे कि डिफॉल्ट हो जाता है, अगर आपका लोन कितना है 10 लाख रुपीज से लेकर 20 लाख रुपीज तक का है, तो 75% का आपको डिफॉल्ट यहाँ पे कवरेज होगा। क्लियर, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नाउ बात करते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में लॉन्च किया गया था। इसको देखने का काम DPIIT करता है और इसमें कोई भी फाइनेंशियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, NBFCs, सेवी वगैरह सभी यहाँ पर एलिजिबल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे जो गारंटी है, देखो इस पूरी जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम DPIIT करता है एज अ नोडल एजेंसी, लेकिन गारंटी DPIIT प्रोवाइड नहीं करता। गारंटी प्रोवाइड की जाती है अंडर द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। आइए हम बात करेंगे क्या होता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये रजिस्टर है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, ये अलग अलग जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, चैंपियन स्टार्टअप स्कीम्स है, उनको गारंटी प्रोवाइड करता है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम की शुरुआत 2016 में 16 जनवरी को किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी भी DPIIT आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट ने पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की है। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। हरियाणा गवर्नमेंट में जो आर्टिस्ट हैं, जो ओल्ड हो चुके हैं, जिनकी एज हो चुकी है और जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे आर्टिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द पंडित लक्ष्मीचंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के अंदर। लेकिन कंडीशन है कि जो भी एलिजिबल आर्टिस्ट है वो हरियाणा राज्य से बिलोंग होना चाहिए। मिनिमम 20 ईयर तक वो एक्टिवली उसने कंट्रीब्यूट किया हो अपने आर्ट में, अपने कल्चर में, और अगर 60 ईयर्स का हो चुका है तो परिवार पहचान पत्र के अंदर यहाँ पे फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 1.80 लाख रुपीज, मतलब 10,000 रुपीज पर मंथ का मंथली असिस्टेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इंप्लीमेंट करने का काम अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, वो इसको देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे IMF। IMF ने लोन अप्रूव किया था पाकिस्तान के लिए और IMF $2.4 बिलियन का लोन प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के डेट क्राइसिस से बचने के लिए। नेक्स्ट है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट लेंडर सेल 20% ऑफ यश बैंक टू जापान SMBC फॉर 13,482 करोड़ रुपीज। हम सभी को पता है कि कोविड के समय से यश बैंक जो है वो लगातार क्राइसिस में चल रहा है
और यश बैंक में जो एसबीआई के 20% स्टेक्स थे वो बेच रहा है। किसको बेच रहा है? जापान के एसएमबीसी को। तो इंडिया हैज विटनेस्ड its biggest ever cross-border banking investment with SMBC of Japan acquiring 20% stake in Yash Bank for 13,482 crore rupees। स्टेट बैंक के जो 7 प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, उनके साथ ये डील साइन की गई है। ठीक है, SMBC क्या है? बेसिकली जापान की सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आंट ग्रुप, जो कि अलीबाबा ग्रुप के बारे में सुना होगा आपने, चाइना में। वन ऑफ द सब्सिडरी आप बोल सकते हैं आंट ग्रुप है। आंट ग्रुप टू सेल 4% स्टेक इन अ पेटीएम बर्थ 2066 करोड़ रुपीस बाय द बल्क डील। तो यहाँ पे जो चाइनीज फाइनेंशियल सर्विस मेजर है आंट ग्रुप, इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है पेटीएम में, तो 4% इनके जो शेयर्स हैं वो उनको बेच रहा है। और फिनटेक कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की पेरेंट फर्म है, मतलब पेरेंट फर्म है इसका, मतलब 197 कम्युनिकेशन पेरेंट फर्म है पेटीएम का। और इसके जो 4% शेयर हैं वो 2066 करोड़ रुपीस में बेचा जा रहा है बाय द आंट ग्रुप। और हर शेयर की वैल्यू जो है वो 809 पर शेयर यहाँ पे डिसाइड की गई है। आंट ग्रुप जो है वो एफिलेटेड है अलीबाबा ग्रुप से, जिसको पहले आंट फाइनेंशियल के नाम से जाना जाता था। आंट ग्रुप और अलीबाबा दोनों ने मिलकर लगभग $851 मिलियन का इन्वेस्टमेंट पेटीएम में किया है सिंस 2015। क्लियर है? नेक्स्ट अगली स्कीम है पीएमएफएमई स्कीम, मतलब प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। देखो कई बार ना एग्जाम में एब्रीविएशन पूछे जाते हैं, मतलब स्कीम्स के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी माइंड में रखना है। तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ये जो स्कीम है 2020 में जून मंथ में लॉन्च की गई गवर्नमेंट की स्कीम है। इसका पर्पस हमारे देश की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, हमारे देश की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना। मतलब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। रिसेंटली यहाँ पर एक डेटा पब्लिश किया गया और कहा गया कि बिहार राज्य आपको टॉप पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएमएफएमई स्कीम। ठीक, 2020 से लेकर 2025-26 तक के लिए इस स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है। अगर हम इसके फाइनेंशियल असिस्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप को जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करता है, और इसको 35% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कंडीशन है कि जो सब्सिडरीज हैं या जो बेनिफिशरीज हैं उनको 10% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। ये अजय बंगा है जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहला है यूपी एग्रीज और दूसरा है एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिससे देश में क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और फार्म एरियाज में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि यूपी का टारगेट है कि हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है। नाउ बात करते हैं यूपी एग्रीज के बारे में। उत्तर प्रदेश एक्सेलरेटेड ग्रोथ थ्रू रेजिलेंट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यूपी एग्रीज का फुल फॉर्म है। इसके अंदर हम 28 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड और पूर्वांचल में इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इसके अंदर हम फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, फार्मर की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे जिससे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें। और एआई प्रज्ञा के अंदर हम क्या करेंगे, 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आरबीआई स्लैब्स पेनाल्टी ऑन एसबीआई एंड जन स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर रेगुलेटरी लैप्सेस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पेनाल्टी इंपोज की है 1.72 करोड़ रुपीस की एसबीआई पे और 1 करोड़ रुपीस की ऑन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो कंप्लाइंस थी, आरबीआई के जो नॉर्म्स थे वो फुलफिल नहीं किए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, ये पीआईबी का डेटा है और अगर आपने लास्ट ईयर चाहे आरबीआई का पेपर देखा हो या आपने आरआरबी का पेपर देखा हो, आरबीआई से डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि 2024-25 में हमारे देश के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनका कार्गो हैंडल कितना रहा है। तो हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, इन्होंने 2024-25 में टोटल 855 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करने का काम किया है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 4.3% ज़्यादा है।
प्रीवियस ईयर मतलब 2023-24 में हमने 819 मिलियन टन कार्गो को हैंडल किया था और इस बार 855 मिलियन टन हमने कार्गो को हैंडल किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पारादीप पोर्ट है और दीनदयाल पोर्ट है, इन्होंने 150 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो को हैंडल करने का काम किया है। हमारी जो हाईएस्ट ग्रोथ है वो कंटेनर शिपमेंट्स में है और 13% हमने फर्टिलाइजर कार्गो में किया अचीव है। 3% आपको पेट्रोलियम और ऑयल लुब्रिकेंट कार्गो हैंडलिंग देखने को मिल जाएगी। तो टोटल हमने अपने जो 12 मेजर पोर्ट से अर्न किया है वो 24,000 करोड़ रुपए की अर्निंग आपको देखने को मिल जाएगी। इन 12 मेजर पोर्ट्स को 12 मेजर पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। 13th नंबर का मेजर पोर्ट हमारे देश में अंडर कंस्ट्रक्शन है, बदावन पोर्ट इन महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट है, भूटान बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट इन टूरिज्म। पहली बार किसी देश ने अपने टूरिज्म सेक्टर में क्रिप्टो पेमेंट की शुरुआत की है। मतलब अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप टिकट बुकिंग करने में, फ्लाइट टिकट में, होटल बुकिंग्स करने में, मॉन्यूमेंट्स की एंट्री में, अलग अलग प्लेसेस में आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे टूरिज्म एक्सपीरियंस और भी इन्हांस होगा। तो भूटान हैज अनवील्ड क्रिप्टो बेस्ड टूरिज्म पेमेंट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद वाइनेंस पे एंड डीके बैंक। और भूटान पहली कंट्री बन चुका है जिसने वर्ल्ड में ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट किया है नेशनल टूरिज्म सर्विस में। यहाँ पे रियल टाइम में जो क्रिप्टो करेंसी है वो भूटान की करेंसी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। इसमें मेंशन किया गया है कि भूटान की जो करेंसी है वो भूटानीज नेगल ट्रम्प है, तो जितनी भी क्रिप्टो पेमेंट होंगी वो डायरेक्टली बीटीएन में कन्वर्ट होते चली जाएंगी, ये बात मेंशन की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी तक की सबसे बड़ी आर्म की डिफेंस की हिस्टोरिक डील साइन हुई है बिटवीन अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया, और ये 142 बिलियन डॉलर की डील आपको देखने को मिल जाएगी। तो सऊदी अरेबिया एंड यूएसए हैव साइन अ हिस्टोरिक 142 बिलियन डॉलर आर्म डील, द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री। कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी अरेबिया विजिट करने गए थे, तब यहाँ पर ये डील यहाँ पर साइन की गई है, ठीक है। पहले वीक में, मई के फर्स्ट वीक में 3.3 बिलियन डॉलर का एयर टू एयर मिसाइल दिया जाएगा सऊदी अरेबिया को फॉर फाइटर जेट, जो कि इसी डील का एक पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है। 5 मई से लेकर 8 मई के बीच में वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्वामित्व स्कीम और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को शोकेस किया। तो हाई लेवल इंडियन डेलीगेट टू सेट प्रेजेंट इट ट्रांसफॉर्मेटिव स्वामित्व स्कीम एंड द ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म, और इंडिया को वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करने का काम विवेक भारद्वाज ने किया था, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के। ये जो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन में हुई थी, इसकी थीम क्या है, सिक्योरिंग लैंड टेन्योर, एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन, मूविंग फ्रॉम द अवेयरनेस टू एक्शन। नाउ बात करते हैं स्वामित्व स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, हमारे देश में रन होती है। स्वामित्व का फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम, ठीक है। 2020 की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। इसके अंदर ड्रोन सर्वे किया जाता है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी की मैपिंग की जाती है, और जिनके पास प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, लैंड ओनरशिप नहीं है, तो उनको प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी तक 24.4 मिलियन हाउस होल्ड को प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अंडर द स्वामित्व स्कीम। नेक्स्ट है, पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट हिट रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपीस इन FY25। तो FY25 में हमारे देश के जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको टोटल प्रॉफिट 1.78 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपको 26% ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब लास्ट ईयर हमारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनको 1.41 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बार 1.78 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 26% ज्यादा है। हमारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है, एसबीआई को हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टोटल प्रॉफिट का 40%। एसबीआई का टोटल प्रॉफिट 70,000 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक को हुआ है, इट इज 102%, ठीक है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट है, LIC लॉन्च प्रीमियम पेमेंट वाया व्हाट्सएप बॉट फॉर इनहांस कस्टमर कन्वीनियंस। तो LIC ने अपने जो कस्टमर्स हैं
उनकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए जो आपका प्रीमियम अमाउंट होता है आप व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप LIC कस्टमर हैं तो आपको LIC कस्टमर पोर्टल पे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख कर भेजना है और इसके बाद आप अपनी पॉलिसी को देख सकते हैं। अपनी पॉलिसी के जो प्रीमियम से उनके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अगर ड्यू है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से व्हाट्सएप बॉट की शुरुआत LIC ने की है। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट मिड 2025 रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में भारत के साथ साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रोथ के बारे में बताया गया है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 2025 में और 2026 में इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगी। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 2025 में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ 6.3% रहेगी और 2026 में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ 6.4% एस्टिमेट की गई है बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रोथ भी फॉरकास्ट की है। 2025 में 2.4% और 2026 में 2.5% आपको वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, जिसको शॉर्ट में CIMS कहा है, इसे लॉन्च किया है RBI ने। किसका है ये? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पोर्टल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत की है, जो कि डेटा के लिए एक वेयर हाउस की तरह काम करेगा। मतलब अलग अलग हमारी जो रेगुलेटरी एंटिटीज है, बैंकिंग सेक्टर है, उनका जो भी डेटा फ्लो होता है, उनके जो डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस का डेटा है, वो सारा डेटा आपको CIMS पे देखने को मिलेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेट फॉर रेगुलेटरी एंटिटी to report detail of their digital lending application through the centralized information management system portal, जिसमें डेटा का आप क्या करेंगे, डेटा माइनिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट माइनिंग कर सकते हैं। आपको एक सिंगल पोर्टल में सारा डेटा अवेलेबल होगा और इस डेटा का इस्तेमाल आप फाइनेंशियल, एक्सटर्नल, इसके अलावा फिस्कल, कॉर्पोरेट, रियल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में आप इस डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट है RBI ईज FPI रूल ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड टू बूस्ट फॉरेन इनफ्लो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI आता है हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड में, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म आपके डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट है, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है, वो भी इमीडिएट इफेक्ट से। क्या बोला गया है? व्हाट वाज द रूल? इन्वेस्टमेंट बाय द FPI इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड, maximum residual maturity period of 1 year was capped at 30% of total investment of FPI in the corporate bond। तो corporate bond में जितना भी FPI आता है, मतलब corporate bond में 30% की लिमिट सेट की गई है फॉर FPI 1 ईयर तक के corporate bonds के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। कंसंट्रेशन लिमिट which did not allow a single FPI to invest more than 50% of any corporate bond issue। इसमें बोला गया है कि कोई भी FPI इन्वेस्टर जो होंगे 50% से ज्यादा किसी एक सिंगल कॉर्पोरेट बॉन्ड में इशू मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर मेंशन की है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द अपर लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड वाज सेट at 8.2 lakh crore for the first half and 8.8 lakh crore for the second half। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड में FPI की लिमिट सेट की गई है। नेक्स्ट है SRO। SRO का मतलब क्या होता है? SRO का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी होती है, जिसको अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर के मेंबर्स के द्वारा, अलग अलग कंपनी होल्डर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कंडीशन है कि SRO फॉर्मेशन के लिए आपकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 10 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। तो रिसेंटली न्यूज में क्यों है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FIMMDA को यहाँ पर एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO काम करने की परमिशन दी है इन द फाइनेंशियल मार्केट विच इज रेगुलेटेड बाय द RBI। क्लियर? तो ये थे हमारे मई मंथ के 3rd वीक के सभी बैंकिंग इनिशिएटिव, बैंकिंग न्यूज। आई थिंक आपको समझ में आई होंगी सारी बातें जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अप्रैल मंथ की मंथली करेंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें कैटेगरी वाइज आपको सारी डिटेल मतलब अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, ऑथर, अवार्ड्स, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी कहानी आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। ये मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लिंक को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर पहली बार आए हो। टेक केयर एंड बाय बाय।